शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत को झटका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, H-1B वीजा की फीस बढ़ाई गई है। यूएस जाने के लिए अब देने होंगे 83 लाख रुपए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स पर इसका सीधा असर पड़ेगा। H-1B वीजा की लागत आसमान छुई, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को ये बड़ा झटका दिया। दरअसल आपको बता दें कि जो भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स हैं, अब उन पर इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि अब H-1B वीजा की लागत और ज्यादा बढ़ गई है और यूएस जाने के लिए अब 83 लाख रुपए देने होंगे। भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स पर इसका सीधा असर पड़ेगा। पाकिस्तान में पुलिस और चीन के नागरिकों के बीच जमकर भिड़ंत हो गई। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी पुलिस और चीन के नागरिक आमने सामने आ गए। ये टकराव खुंजराव दर्रे के पास हुआ, जहां 61 दिन से फंसे चीनी नागरिकों की पाकिस्तान पुलिस के साथ झड़प हो गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान की नीतियों के खिलाफ स्थानीय प्रदर्शनकारियों ने काराकोरम हाईवे को बंद कर दिया। इसी के चलते तनाव बढ़ता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सोसत इलाके में चीनी नागरिकों और पाकिस्तानी पुलिस के बीच झड़प हुई है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस बंद का जिम्मेदार इस्लामाबाद की नीतियां हैं। वहीं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। पप्पू यादव ने बाबा बागेश्वर को देश विरोधी बताते हुए उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात कही। पप्पू यादव ने कहा कि ऐसे लोग इंसान नहीं हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये लोग एंटी नेशनल हैं और इनको पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश भेज देना चाहिए। 1 लाख धीरेन्द्र पैदा लेगा ना, इसको हम आदमी नहीं मानते, एनिमल मानते हैं। इसलिए ये लोग एंटी नेशन, इन लोगों को पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल भेज देना चाहिए, जहाँ पर लोकतंत्र को बचाना है और सनातन को जिंदा करना है। तो इन लोगों को डायनामाइट लगा करके ऐसे लोगों को शरीर में, ताकि सनातन हमारा जिंदा रहे, दुनिया में सनातन पर खतरा नहीं हो, इसके लिए पाकिस्तान इन लोगों को भेजना, इन लोगों को शहीद होना जरूरी है। चुनाव से पहले लालू परिवार में घमासान शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले संजय यादव अब मीसा और तेज प्रताप के बाद रोहिणी आचार्य के भी निशाने पर आ गए हैं। रोहिणी आचार्य के बैक टू बैक पोस्ट ने बिहार की राजनीति में भूचाल और लालू परिवार के अंदर एकता पर सवाल दोनों खड़े कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव से पहले लालू परिवार में घमासान। भाई के बाद बहन ने दिखाए बगावती सुर। चुनाव से पहले घर में घिरे तेजस्वी यादव। इस बार हम लोग क्लियर मेजॉरिटी के साथ लैंडस्लाइड विक्ट्री बिहार में करने जा रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार के चुनावी मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो दूसरी तरफ परिवार में लगातार उठ रहे बगावती सुर तेजस्वी यादव के लिए चुनौती बन चुके हैं। पहले भाई तेज प्रताप और अब बहन रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य के इसी फेसबुक पोस्ट ने बिहार की सियासत में तूफान मचा दिया है, जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव के रथ की फ्रंट सीट पर बैठे संजय यादव को लेकर निशाना साधा था। हालांकि बाद में डैमेज कंट्रोल के लिए उन्होंने एक्स पर 2 तस्वीरें पोस्ट की और लिखा कि वंचितों और समाज के आखिरी पायदान पर खड़े वर्ग समूह को आगे लाना ही राष्ट्रीय जनता दल की पहचान है। हालांकि ये विवाद यही नहीं थमा। शाम होते होते रोहिणी ने एक्स पर लालू यादव को अपनी किडनी डोनेट करने वाला वीडियो शेयर कर दिया और इसके साथ ही लिखा कि जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी, बेबाकी, खुददारी उनके लहू में बहती है। इसके बाद रोहिणी ने एक और पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मैंने एक बेटी बहन के तौर पर अपना कर्तव्य और धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है।
न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए आत्मसम्मान सर्वोपरि है। रोहिणी के बैक टू बैक पोस्ट के बाद बिहार की राजनीति में तूफान आ गया। हालांकि बहन की नाराजगी पर पहले से निष्कासित चल रहे तेज प्रताप यादव कुछ भी बोलने से बचते नजर आए और उन्होंने इसे आरजेडी का अंदरूनी मसला बता दिया। अब ये आरजेडी का मामला है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। हम आरजेडी में है नहीं, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं। पिछले एक बार अधिकारी यात्रा में सब लोग अपने अपने तरीके से निकला हुआ है, क्या करा। लालू परिवार में ये पहला मौका नहीं है जब परिवार में बाहरी लोगों को लेकर आपस में ठनी हो। लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पहले से ही संजय यादव के विरोधी माने जाते रहे हैं। तेज प्रताप यादव कई बार सार्वजनिक मंच से बिना नाम लिए जयचंद कहकर तंज कस चुके हैं। अब रोहिणी आचार्य का विरोध भी सामने आने से साफ हो गया है कि परिवार में संजय यादव की भूमिका को लेकर गंभीर मतभेद है। कि जिस बेटी ने किडनी देकर अपने पिता के प्राण रक्षा की गुहार की, उसे अपने भाई के राजनीतिक वजूद पर खतरा नजर आया। भाई बहन का पवित्र संबंध होता है। बहन ने अपनी आंतरिक पीड़ा व्यक्त की। गेंद लालू जी आपके पाले में है कि क्या वह बिटिया जिसने किडनी दान करके आपकी प्राण रक्षा की, अपने भाई के राजनीतिक जीवन रक्षा के लिए वह परेशान है, क्या न्याय की गुहार वह लगा रही है? क्या न्याय की गुहार में आप पारिवारिक न्यायाधीश हैं? आपके मुखार वृंद से निर्णय सुनना चाहते हैं आपके परिवार के लोग। अब जब फैमिली ओन बिजनेस में कोई बाहर वाला घुस आता है तो परिवार के लोगों को दुख होना तो लाजमी है ना। आज लालू प्रसाद यादव के परिवार में घमासान मचा हुआ है कि इस व्यापार को कौन लीड करे और पूरा का पूरा व्यापार परिवार में ही रहे। जो भ्रष्टाचार से कमाए गए पैसे हैं उसमें कोई दूसरा शेयरदार ना आ जाए, और वो भी परिवार के बाहर का। इसीलिए लालू प्रसाद यादव के परिवार में सरफुटौल है। राजनीतिक उत्तराधिकारी बनना और साथ में भ्रष्टाचार से खड़ा किया हुआ ये जो साम्राज्य है उसका उत्तराधिकारी बनना, लड़ाई सिर्फ इतनी सी है। आरजेडी से राज्यसभा सांसद संजय यादव मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। कहने को संजय यादव आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन पार्टी में उनकी हैसियत इससे कहीं ज्यादा है। पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर कहा जाता है कि संजय यादव की मंजूरी के बिना कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाता। यही वजह है कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और लालू परिवार के सदस्य खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे हैं। माना जाता है कि संजय यादव की राय के बिना आरजेडी में कुछ भी तय नहीं होता। लिहाजा अब लालू यादव के घर में परिवार के लोगों ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। से बड़ी खबर आपको बता दें, सेंट्रल जेल से 2 कैदी फरार हुए हैं। चोरी के आरोप में जेल में बंद थे ये दोनों कैदी, जो कि अब जेल से फरार हो चुके हैं। कैदी अनस और नवल किशोर दीवार फांद कर फरार हुए। पानी के पाइप के जरिए पहले दीवार फांदी और उसके बाद वहां से फरार हो गए। कैदियों के फिल्मी तरीके से भागने पर अब पुलिस भी हैरान है और सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही कैदी जो कि चोरी के आरोप में जेल में बंद थे, वो पानी के पाइप के जरिए दीवार फांद कर वहां से फरार हो गए हैं। और कैदियों के फिल्मी तरीके से भागने पर अब पुलिस भी हैरान है। तो जयपुर सेंट्रल जेल का ये पूरा मामला है, जहां जेल से 2 कैदी फरार हो गए। तो चोरी के आरोप में जेल में ये बंद थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हितेंद्र हमारे साथ जुड़े। हितेंद्र, 2 कैदी जेल से फरार हुए हैं, सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं कि क्या सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं थी, कैसे कैदी फरार हो गए? जी जायज है, और जो 2 कैदी हैं वो दीवार फांद कर फरार हो गए। ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्मी वाकया देख रहे हो या फिल्मी वाकया सुनाई दे रहा हो। तो इस तरह की जो चीज है, इसमें 2 कैदी हैं, अनस और नवल किशोर जो है वो चोरी के आरोप में जो है यहाँ बंद थे, यहाँ कैद थे, और दोनों जो है पाइप के जरिए जो है दीवार फांद कर जो है फरार हो गए। फिलहाल पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, पुलिस अब दोनों कैदियों की तलाश में जुट गई है। दरअसल ये दोनों ही चोर जो कि पानी के पाइप के जरिए दीवार फांदकर वहां से फरार हुए हैं
और अब पुलिस को इनकी तलाश है। कैदी अनस और नवल किशोर दीवार फांदकर फरार हुए और ये दोनों ही चोरी के आरोप में जेल में बंद थे और अब पुलिस इन दोनों कैदियों की तलाश में एक बार फिर से जुट गई है। रांची में आर्मी के लिए रोबोटिक आर्मी डॉग की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें कई तरह के रोबोटिक डॉग दिखाई दिए। इन्हें खास तौर पर सेना के लिए तैयार किया गया है और ये जमीन के साथ साथ पहाड़ और बर्फ पर भी चल सकते हैं। तो देखिए, इंडियन आर्मी का एक ऐसा यंत्र जो इंसान को गए बगैर इंसानी काम कर सके। थोड़े इसके हरकतों को देखिए और समझिए कि किस तरीके से भारतीय सेना के जवान के लिए ये काम करता है। हमारे साथ इसके एक्सपर्ट्स हैं जो बताएंगे कि किस तरीके से ये मुल्क काम करता है और कैसे ये भारतीय सेना के लिए लाभदायक है। हमारे साथ समीर है। समीर, कैसे ये काम करता है, एक बार थोड़ा बताइए इसको। सब बेसिकली आप थोड़ा एक्टिविटी कराते रहिए। सबसे पहले तो आप जैसे कि ये देख रहे हैं, ये इक्विपमेंट अभी ऑलरेडी इंडियन आर्मी के पास इंडक्टेड है और ये सबसे ज़्यादा जो काम आता है फॉरवर्ड लोकेशंस में काम आता है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आप इसको कह सकते हैं। ये आगे भी जाएगा? बिल्कुल आगे आप इसको कर सकते हैं। सर्विलेंस, इसकी जो टोटल रेंज है वो 10 खासी रेंज है, मतलब इसकी 10 किलोमीटर्स इसकी रेंज है साहब। ये 11 से 12 किलो तक का पेलोड अपने साथ कैरी कर सकता है। हमने इसके हरकतों को भी देखा है कि ये इंसानी रूप से किस तरीके से काम कर सकता है, अपने ऊपर एक लोड उठाकर काम कर सकता है और इसकी ये क्षमता है कि जब ये अपने ऊपर एक लोड उठाए तो ये 10 किलोमीटर तक का जो यात्रा है वो ये तय कर सकता है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि ये खास इस वजह से है क्योंकि ये इंसानी जान को बचा सकता है। इसकी ये खासियत है कि जब आर्मी के जवान पहले किसी जगह पर पहुंचे तो उससे पहले ये रोबोट वहां पर पहुंचे। अगर वहां कुछ डिडक्ट होता है तो उन तमाम घातक चीजों को ये अपने ऊपर ले और इंसान की जान को बचाया जा सके। आज 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन और आज भी 2 पारियों में एग्जाम होगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 53,749 पदों पर भर्ती होनी है। 21 सितंबर तक ये परीक्षा चलेगी और 38 जिलों में कुल 6 पारियों में ये परीक्षा संपन्न होनी है। तो पहली पारी सुबह 10 से 12 बजे तक होगी और उसके बाद दूसरी पारी का जो एग्जाम है वो दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक संपन्न होना है। इसको लेकर के परीक्षा केंद्रों में भी जो प्रशासन है उसने पुख्ता तैयारियां की हुई हैं और गहनता से चेकिंग के बाद ही अभ्यर्थियों को अंदर एंट्री दी जा रही है। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां तमाम परीक्षा केंद्रों में 3 लेयर चेकिंग के बाद अभ्यर्थियों को अंदर एंट्री दी गई और इसके बाद 10 बजे से और दोपहर 12 बजे तक पहली पारी का एग्जाम होगा, ये आपको बता दें। और साथ ही दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक दूसरी पारी का एग्जाम होना है। इस एग्जाम को लेकर के जो तैयारियां हैं वो भी पूर्ण की गई हैं। तो 53,549 पदों पर यह भर्ती होनी है, जिसके लिए 24 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस एग्जाम को लेकर के प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है ताकि जो परीक्षा है वो। और अब इसी खबर पर हमारे संवाददाता अशोक भाटी अजमेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और उदयपुर से कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, आज भी 10 बजे से पहली पारी की परीक्षा शुरू होनी है, फिलहाल तस्वीरें परीक्षा केंद्रों की। जी बिल्कुल, 10 बजे से परीक्षा शुरू होने जा रही है। उससे पहले 9 बजे तक तमाम जो विद्यार्थी हैं उनको एंट्री यहाँ पर दी गई है और 9 बजे बाद जो है इस गेट को बंद कर दिया जाएगा। जैसे ही 9 बजे की ये गेट बंद हो जाएगा, अभी भी कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो कहीं ना कहीं जो लेट होते हैं या फिर देरी से आते हैं उनको एंट्री यहाँ पर दी जा रही है। 10 से 15 मिनट का समय है वो बचा हुआ है। एडमिट कार्ड यहाँ पर सब देख रहे हैं, उसके बाद जो है उनको अंदर उपस्थित दी गई है। आप देखेंगे पहले जो है सुरक्षा के यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। वीक्षक जो है वो चेकिंग यहाँ पर कर रहे हैं। वीक्षक के बाद पुलिस जो है वो चेक करेगी। उसके बाद जो है उनकी जो है सुरक्षा जांच यंत्र के माध्यम से जो है उनकी चेकिंग की जा रही है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनकी वीडियोग्राफी की जा रही है। फिर उनके अंगूठे के निशान लेकर बायोमेट्रिक करने के बाद कमरे के जो बाहर है उनको एंट्री दी जा रही है। जिसके बाद फिर एक बार जो है शिक्षक जो कमरे में लगाए गए हैं वो उन्हें चेक करेंगे, उनके दस्तावेज चेक करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा परिसर होता है, कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी जा सकता है। तो ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं
9 बजे बाद जो है गेट को बंद करने की यहाँ पर जो है कार्रवाई की जाएगी। उससे पहले सभी जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर प्रवेश देने की कार्रवाई जारी है। अभी भी कुछ अभ्यर्थी हैं वो जो परीक्षा केंद्र में पहुंच रहे हैं और इनका मतलब सभी जो परीक्षार्थी हैं वो अपने एडमिट कार्ड चेक करने के बाद अंदर जा रहे हैं। अंदर जाने के बाद ही उन्हें जो है सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच गुजरना पड़ेगा। आप देखेंगे अंदर जो है अधिकारी हैं जो जांच करता है वो यहाँ पर खड़े हैं। किस तरह की जांच